जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि असल में एक फंक्शन ही है दो डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस के दरमियान, और वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कि टी ऑफ के यू, के क्या है, कोई भी स्केलर है, यू वेक्टर है, इक्वल आ जाए के इंटू टी ऑफ यू के, और टी ऑफ यू प्लस वी जो है वो इक्वल आ जाए टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। इसकी 2, 3, 4 एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको यहाँ लेक्चर के दौरान भी करवा दी थी, आप लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। और इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, यकीनन आपने नहीं किया वरना आपके कोई क्वेश्चंस होते। अगर आप लोगों ने नहीं भी की है तो ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को करें और मुझसे शेयर करें कि आपसे अगर आपको अगर एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम आती है। लेक्चर नंबर 24 में हमारे पास है मैट्रिसेस फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। असल में ऐसा है कि ये जो मैट्रिसेस हमने पढ़े हैं, अब तक हमने मैट्रिसेस के ऊपर ढेर सारे ऑपरेशंस के तरीके पढ़ लिए कि उनको ऐड किस तरह किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, मैट्रिसेस के ऊपर रो ऑपरेशंस, मैट्रिसेस को सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है, बेसिस फाइंड करने के लिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए। तो ये जो मैट्रिसेस हैं असल में ये इक्विवेलेंट हैं टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। असल में ऐसा होता है हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं और हर एक मैट्रिक्स से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम ये सीखना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी गई है, डिफाइन कर दी गई है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि हर मैट्रिक्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखी जा सकती है और हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट असल में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ इस लेक्चर में हम सिर्फ एक चीज सीखेंगे, वो चीज क्या है कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी गई है तो हम मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन है हमारे पास कि अगर S एक बेसिस है वेक्टर स्पेस V की, S के अंदर वेक्टर स्पेस के ही कुछ वेक्टर्स हैं V1, V2 टू सो ऑन Vn, तो अगर ये V की बेसिस है तो हमने ये पहले बेसिस वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि V वेक्टर स्पेस जो है इसका हर वेक्टर लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। जब V का हर वेक्टर लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर V कंसीडर कर लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर ये वेक्टर V जो है इसको लिखा है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, तो ये जो स्केलर्स हमारे पास आए C1, C2 टू सो ऑन Cn, इन स्केलर्स को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ V, कि ये जो स्केलर्स हैं ये असल में इस वेक्टर V के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हैं रिलेटिव टू S। हर बेसिस के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इस वजह से हमें ये बात मेंशन करना जरूरी है कि किस बेसिस के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाले वेक्टर्स, ये वाले जो स्केलर्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं वेक्टर V के। अगर एक वेक्टर को लिखा जा रहा है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ इट्स बेसिस, तो क्या होगा कि ये जो स्केलर्स आए हैं C1, C2 टू सो ऑन Cn, इनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर V। अब कोऑर्डिनेट्स को अगर हम एक वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, दी वेक्टर C1, C2 टू सो ऑन Cn फाउंड बाय कोऑर्डिनेट्स, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हमने एक वेक्टर अगर बना लिया है तो इसको क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दी वेक्टर रिलेटिव टू S। और इसको लिखने का तरीका ये होगा कि V वेक्टर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके उसके सबस्क्रिप्ट में हम S लिख देंगे कि ये बेसिस S के कोरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट वेक्टर है किसका, V वेक्टर का। कोऑर्डिनेट वेक्टर अगर आपको फाइंड करने का कहा जाए तो आपने क्या करना है, इस वेक्टर V को लिखना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद हमारे पास जो स्केलर्स आते हैं इन स्केलर्स को एक वेक्टर की फॉर्म में लिख देना। जी ऐसे
जब मैं आपके असाइनमेंट्स क्विज चेक करती हूँ, मेरे पास कुछ बच्चों के क्विज ऐसे आते हैं कि वो रोल नंबर मेरे पास लिस्ट में नहीं है। पता नहीं उन्होंने अभी तक कोर्स रजिस्टर नहीं कराया। फॉर एग्जांपल ये आईटी का एक स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर अब तक मेरी लिस्ट में शो नहीं हो रहा। खैर, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर गिवन है 5, -1 एंड 9 रिलेटिव टू बेसिस एस। वो कहता है कि ये जो बेसिस एस है, इसके रिलेटिव आपने इस वेक्टर वी का कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने इस वेक्टर वी को लिखना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। मतलब हमें क्या करना है, वी वेक्टर इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। तो असल में हमारा मकसद है वैल्यूज फाइंड करना, किसकी, C1, C2 और C3 की। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका मैंने आपको कई बार सिखाया कि हम क्या करते हैं, यहाँ वी वेक्टर की वैल्यू लिख ली, ये V1 की आ गई, V2 की आ गई, V3 की आ गई, C1 को मल्टीप्लाई किया, C2 को किया, C3 को किया, ये वाला स्टेप बन गया। फिर इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड किया तो ये वेक्टर आ गया। अब दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इक्वल वेक्टर्स होने का मतलब है कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो पहले कंपोनेंट से ये एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन कैसे बनी है, C1 प्लस 4C3 इज इक्वल टू 9। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा क्योंकि नॉन होमोजेनियस था, मतलब यहाँ सारी वैल्यूज जीरो नहीं थी। तो हम इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए। रो ऑपरेशंस परफॉर्म इस तरह से किए कि इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देख सकते हैं C1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, C2 की वैल्यू -1 आ गई और C3 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो मैंने क्या कहा था कि ये जो C की वैल्यूज आएंगी, इनको फिर हम एक वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। C1 की वैल्यू 1 थी, C2 की वैल्यू -1 थी और C3 की वैल्यू 2 थी। तो ये हमारे पास अब क्या बन गया है, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है V वेक्टर का रिलेटिव टू बेसिस S। हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करना सीख लिया। अब हमारा तो असल मकसद था कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालना सीखना चाहते हैं। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला क्या है, लेट T फ्रॉम V टू W। T अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है V से W तक, और B जो है वो बेसिस है V की, और B प्राइम जो है ये बेसिस है W की। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास के T of Vi फाइंड करना है, वेयर Vi आर बेसिस एलिमेंट्स ऑफ B। के आपने जो B बेसिस है, B बेसिस किसकी है, ये V वेक्टर स्पेस की। V वेक्टर स्पेस कौन सी है, जहां से मैप T स्टार्ट हो रहा है। तो B बेसिस के हर वेक्टर के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके उसके आंसर्स निकाल लेने हैं। क्या लिखा है पहला स्टेप, T of Vi फाइंड करें फॉर Vi आर बेसिस एलिमेंट्स ऑफ B। B के सारे बेसिस वेक्टर्स की हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इमेज फाइंड कर लिया। फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर ईच T of Vi। अब T of Vi हमारे पास कुछ नए वेक्टर्स बन गए हैं। अब हर एक वेक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है, लेकिन अब कौन सी बेसिस यूज करनी है, B प्राइम बेसिस यूज करनी है। T of Vi निकालने के लिए जो वेक्टर्स Vi थे, इनके लिए बेसिस हमने D यूज की थी। Vi एलिमेंट ही B के हैं। अब हर T of Vi के कोरिस्पॉन्डिंग जब हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, तो अब B प्राइम बेसिस के एलिमेंट्स के कोरिस्पॉन्डिंग हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स फाइंड करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। राइट कोऑर्डिनेट वेक्टर्स एज कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब वो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आए हैं, उनमें से हर एक वेक्टर को एक कॉलम बना देना है। पहले वेक्टर को पहला कॉलम बना दिया, दूसरे वेक्टर को दूसरा कॉलम, तीसरे वेक्टर को तीसरा कॉलम। तो इस तरह से कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। ये वाला मैट्रिक्स क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स लिखने के लिए हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ एग्जांपल में मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की R2 से R3 तक। ये ट्रांसफॉर्मेशन R2 के एक वेक्टर को R3 के वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर देती है।
R2 की जो बेसिस यहाँ गिवन है वो ये है कि V1 वेक्टर 3 1 है, V2 वेक्टर 5 2 है, और ये जो स्पेस R3 है इसकी बेसिस आपको गिवन है क्वेश्चन में ही W1 वेक्टर, W2 वेक्टर और ये W3 वेक्टर। फाइंड मैट्रिक्स फॉर T। अब T के लिए मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बेसिस D है इसके वेक्टर्स के ऊपर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देनी है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई हो रही है कि x1 x2 वेक्टर के ऊपर अगर अप्लाई होती है तो पहला कंपोनेंट आता है x2। x2 का मतलब कि ये जो वेक्टर है इसके दूसरे कंपोनेंट को अब हमने इसका पहला कंपोनेंट बनाना है। दूसरा कंपोनेंट कैसे फाइंड करना है, -5x1 प्लस 13x2, -5 ऑफ पहला कंपोनेंट प्लस 13 ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। फिर तीसरा कंपोनेंट कैसे निकालना है, -7 ऑफ x1 प्लस 16 ऑफ x2, -7 ऑफ पहला कंपोनेंट प्लस 16 ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने का तरीका होगा। तो एक वेक्टर है V1, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। T ऑफ V1 इज इक्वल टू T ऑफ 3 and 1, मतलब x1 की वैल्यू क्या है 3 और x2 की वैल्यू क्या है 2। तो T ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते वक्त हमने इस रूल को अपने सामने रखना है। इस रूल के मुताबिक ये जो नया वेक्टर आ रहा है इसका पहला कंपोनेंट कैसे आएगा, x2 की वैल्यू लिखने से। x2 की वैल्यू क्या है 1। इसी वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट कैसे आएगा, -5 ऑफ पहला कंपोनेंट प्लस 13 ऑफ दूसरा कंपोनेंट। जैसे कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है, -5 ऑफ पहला कंपोनेंट प्लस 13 ऑफ दूसरा कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट इसका क्या था 3 और दूसरा कंपोनेंट क्या था 1। इसी तरह से हमने ये तीसरा कंपोनेंट लिखा है -7x1 प्लस 16x2, -7x1 प्लस 16x2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट किया, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, T ऑफ V1, कि हमने V1 वेक्टर के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई की तो आंसर में हमारे पास एक वेक्टर आया। अब ये वेक्टर किसका वेक्टर है, R3 का वेक्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो T ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्म कर देती है R2 के वेक्टर्स को किसमें, R3 के वेक्टर्स में। हर ट्रांसफॉर्मेशन का अपना तरीका होता है। हमारी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या करी है, R2 के वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करी है R3 के वेक्टर्स में। अब हमने बेसिस के एक एलिमेंट के ऊपर T अप्लाई किया, हमारे पास एक आंसर आ गया जो कि किसका है, R3 का एलिमेंट है। तो इसी तरह से अब हमने बेसिस के दूसरे एलिमेंट के ऊपर मैप अप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। T ऑफ V2 इज इक्वल टू T ऑफ 5 and 2। दूसरा जो हमारा वेक्टर था बेसिस का, इसके कंपोनेंट्स थे 5 and 2, इसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया 2 1 and -3। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि अब ये जो हमारे पास एक वेक्टर आया है इसको लिखना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस B प्राइम। हमने क्या करना है, T ऑफ V1 इज इक्वल टू B प्राइम की जो बेसिस थी उसके अंदर वेक्टर्स किस नाम से पड़े हुए थे, W के नाम से पड़े हुए थे। ये है B प्राइम की बेसिस W1 W2 और W3। तो हमने क्या करना है, ये जो T ऑफ V1 आया है, T of V1 इसको लिखना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 एंड W3। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने C1 C2 C3 चूज किए। T of V1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये हमारे पास आ गया। इनको स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद ये वेक्टर आया। इक्वल वेक्टर्स को कंपेयर करने से हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स लिखा। मैट्रिक्स इसलिए लिखा क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं वैल्यूज ऑफ C1 C2 एंड C3। तो मैट्रिक्स को जब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, C2 की आ गई 0 और C3 की आ गई -2। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो अब क्या करना है कि इन वैल्यूज को एक वेक्टर की फॉर्म में लिख देना है। C1 की वैल्यू पहला कंपोनेंट, C2 की वैल्यू दूसरा कंपोनेंट और C3 की वैल्यू तीसरा कंपोनेंट। तो ये जो वेक्टर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T ऑफ V1 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B प्राइम। अब हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है T ऑफ V2 का।
टी ऑफ V2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने के लिए फिर से इसको लिखना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ B प्राइम। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, इसका भी मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स बनाने के बाद रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमारे पास C1 की वैल्यू 3, C2 की 1 और C3 की -1। तो ये आ गया 3, 1 और -1। तो ये दो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B प्राइम। एक तो कोऑर्डिनेट वेक्टर हमारे पास जो आया था, ये आया था 1, 0 एंड -2। अब इसको हमने कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में लिख देना, 1, 0 एंड -2। दूसरा वेक्टर हमारे पास आया 3, 1 एंड -1, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखना है, 3, 1 एंड -1। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B एंड B प्राइम। अब एक मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। 3 स्टेप्स मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप के B बेसिस के वेक्टर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देनी है। दूसरा स्टेप के B प्राइम को यूज करते हुए ये जो T ऑफ V आईज आए हैं इनको लिखना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन और वहां से हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर्स निकाल लेने हैं। तीसरा स्टेप के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को लिख देना है एज कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यही वाला मैट्रिक्स जो होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स निकाला ये विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B एंड B प्राइम निकाला। विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B एंड B प्राइम निकाला है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन वही वाली है जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 में थी। हमने क्या किया है कि R2 से R3 ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने मैट्रिक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो स्टैंडर्ड बेसिस R2 की भी हमें पता है क्या होती है, R3 की भी हमें पता है क्या होती है। R2 की स्टैंडर्ड बेसिस को इस तरह से लिखेंगे 1, 0, 0, 1। R3 की स्टैंडर्ड बेसिस इस तरह से होती है 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। अब क्या करना है, दोनों स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करते हुए हमने उसी मैट्रिक्स उसी ट्रांसफॉर्मेशन T के लिए मैट्रिक्स लिखना है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हमने एग्जांपल 1 में यूज किया था। तो मैट्रिक्स लिखने का वही तरीका है कि हमने T ऑफ E1 निकाला, T ऑफ E2 निकाला। T ऑफ E1 का हमारे पास ये आंसर आ गया, T ऑफ E2 का हमारे पास ये आंसर आ गया 1, 13 एंड 16। अब ये जो वेक्टर 0, -5 एंड -7 है इसको लिखना है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B प्राइम। तो ये हमारे पास आ गया कि इसको हमने लिखा है एज लीनियर कॉम्बिनेशन। स्टैंडर्ड बेसिस होने की वजह से यहाँ हमें मैट्रिक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू -5 और C3 की वैल्यू -7। तो ये T ऑफ E1 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B प्राइम का कोऑर्डिनेट वेक्टर हमारे पास ये बना 0, -5 एंड -7। सिमिलरली T ऑफ E2 को जब हमने लिखा है इन लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 13 और C3 की वैल्यू 16। तो विद रिस्पेक्ट टू B प्राइम T ऑफ E2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर ये आ गया। दो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को कॉलम्स की फॉर्म में लिख देना है। पहला कोऑर्डिनेट वेक्टर पहला कॉलम बन गया, दूसरा कोऑर्डिनेट वेक्टर दूसरा कॉलम बन गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करते हुए उसी ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बन गया। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट बेसिस के कोरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। जैसे एग्जांपल 1 में हमारे पास इसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स बना था वो ये बना था 1, 0 एंड -2, 3, 1 एंड -1। लेकिन एग्जांपल 2 में हमारे पास इसी ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स बना है वो ये है 0, -5 एंड -7, 1, 13 एंड 16। तो बेसिस जब डिफरेंट हो जाएंगी तो आपका मैट्रिक्स भी डिफरेंट हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब क्या है, यहाँ पे हम एक बात नोट करना चाहते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो हमें ये ढेर सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे कि हम ये जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं जहाँ से मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, R2 से। R2 के जो स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर हम मैप को कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब मैप अप्लाई करने के बाद आंसर निकाल लेंगे। यही वाले जो आंसर्स आए हैं इन्हीं को कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप नोट करें तो 0, -5 एंड -7, 1, 13 एंड 16। तो पहला कॉलम बनेगा 0, -5 एंड
-7। तो यही बना है हमारा पहला कॉलम 0, -5 एंड -7, दूसरा कॉलम 1, 13 एंड 16। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये बात बहुत अहम है कि अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस के कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो हमें सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतनी कैलकुलेशंस करें, इतनी मतलब कि पहला स्टेप फॉलो करें मैट्रिक्स लिखने का, और इसी स्टेप से हमारे पास जो वेक्टर्स आएंगे, इन्हीं वेक्टर्स को कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अगर दोनों बेसिस हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस हम यूज करें तो तब हम ये काम कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड बेसिस यूज नहीं करे तो फिर मैट्रिक्स को लिखने के जो 3 स्टेप्स हैं वो तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करने के बाद ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन कर दी गई है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R3 है लेकिन ये डिफरेंट है हमारी एग्जांपल वाली ट्रांसफॉर्मेशन से। बी बेसिस दे दी गई है जिसमें U1 और U2 के नाम से वेक्टर्स हैं। बी प्राइम बेसिस दे दी गई है जिसमें V1, V2 और V3 के नाम से वेक्टर्स हैं। आपने मैट्रिक्स निकालना है टी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B एंड B प्राइम, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए मैट्रिक्स निकालना है यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास R2 से R2 ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसके लिए क्योंकि दोनों स्पेसिस R2 ही हैं तो इसलिए हमें डिफरेंट बेसिस की जरूरत नहीं है, एक ही बेसिस, इसी बेसिस को यूज करके आपने फंक्शन मतलब पहला स्टेप कैलकुलेट करना है, इसी बेसिस को यूज करके दूसरा स्टेप कैलकुलेट करना है कि जिसमें कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हम निकाल रहे होते हैं। तो आपने ये इस ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स निकाला यूजिंग बेसिस बी, और दूसरे पार्ट में क्या करना है, इसी टी का मैट्रिक्स निकालना है यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस। अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। नो क्वेश्चन। अच्छा जी, चलें ठीक है, आपको जितनी एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ इनको साथ साथ सॉल्व किया करें ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना बन जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।